देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल फलस्तीन, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक लड़ाई इस समय चल रही है। फिलिस्तीन पे आए दिन हम खबर देखते हैं। फिलिस्तीन का मतलब मैं इस जगह पर क्लियर कर दूं कि आज वो गाजा पट्टी रह गया है समझकर। आज फिलिस्तीन के नाम से कोई देश नहीं जाना जाता है, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इजराइल उनकी जमीन पर कब्जा किए हुए है अवैध रूप से, जिसका बहुत सारे देश समर्थन करते हैं और बहुत सारे देश उसका खंडन भी करते हैं। जैसे कि इंडिया है, तो इंडिया हमेशा फिलिस्तीन के लिए खड़ा रहता है। इजराइल से हमारे रिश्ते हैं बहुत अच्छे हैं शुरू से, और हमेशा रहेंगे, ऐसी संभावना है। बट हम इजराइल के अवैध रूप से फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके उसे गाजा पट्टी में समेटने के पक्ष में नहीं, और इसलिए पक्ष में नहीं है, हमारा स्टैंड क्लियर है। तो आपको जो हमारी 2014-15 के समय पर विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, उन्होंने क्लियर बोला था कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं, लेकिन इजराइल के साथ हमारे संबंध भी अच्छे हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इजराइल में का समर्थन करते हैं, फिलिस्तीन पे जो कब्जा किया उसका समर्थन करते हैं। जबकि मोदी जी उसी समय पर इजराइल गए हुए थे। क्यों इजराइल फलस्तीन का इस तरीके से खंडन कर रहा है, उसको इस तरीके से डिमोलिश कर रहा है। अभी न्यूज ये भी आ रही है कि बचा हुआ गाजा पट्टी उस पर पूरी तरीके से इजराइल अपना कब्जा बना लेगा, और इजराइल को रोकने वाला इस पूरी दुनिया में भी कोई देश है नहीं। अरब कंट्रीज उस क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर एरिया में है। कोई भी मिलकर अगर वो साथ भी आ जाए तो इजराइल का कुछ नहीं कर सकते। तब नहीं कर पाया था जब इजराइल कुछ नहीं था, तो आज तक कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्या बातें हैं सारी अभी इस समय आपको समझ में नहीं आएंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एवरीथिंग अबाउट इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट विद इट्स हिस्ट्री आई विल टेल यू, एंड एवरीथिंग एवरी कॉन्सेप्ट बी क्लियर इन योर माइंड। देखिए, इस सबको जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा इतिहास में। और जो इजराइल है उसका इतिहास फिलिस्तीन के साथ साथ ही है, साथ ही साथ कुछ यूरोप के साथ भी है, क्योंकि हिटलर ने भी इनके साथ बहुत बुरा किया था उस समय पर, जो कि जर्मनी में कहना चाहता है एक तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। देखिए, एक छोटा सा देश है इजराइल। मैप में जो आप देश देख रहे हैं, इसको हम इस समय इजराइल के नाम से जानते हैं। इसकी करंट स्थिति है, और यहाँ पर एक जेरूसलेम नाम की जगह है। विवाद इसी को लेकर है। मैं आप जो स्ट्रिप देख रहे हैं छोटी सी, इसे हम आज की डेट में गाजा पट्टी कहते हैं, जहाँ पर फिलिस्तीन के निवासी मूल रूप से रहा करते हैं आज की डेट। देखिए, इस सब में जो मेन मुद्दा है वो है सबसे कंट्रोवर्शियल एरिया में होने का। दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल एरिया जो है उनमें से टॉप पर आता है अरब। यहाँ पर बहुत सारे देशों के बीच कंट्रोवर्सी चलती है। उनके पास लैंड क्लेरिफिकेशन नहीं है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इंडिया में जो आप जम्मू कश्मीर का रीजन देखेंगे, आपको एवरी स्टेट जो इंडिया का उसका मैप गूगल दिखा देगा, बॉर्डर दिखा देगा। लेकिन आप अगर जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, आप जाएंगे जम्मू कश्मीर, तो आप सर्च करिएगा, आपको बॉर्डर क्लैरिफिकेशन नहीं देगा। पाकिस्तान का बॉर्डर क्लैरिफिकेशन नहीं देगा। कारण ये है कि वहां पर जो विवाद चल रहे हैं, तो पीओके के हिसाब से अमेरिका इंडिया को नहीं मानता है कि इंडिया में है पीओके, लेकिन इंडिया मानता है। तो वो सब क्लैरिफिकेशन नेट पर है नहीं, वो आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो लैंड का डिस्प्यूट है वो बहुत हाई लेवल पर है। आप जानते हैं जिस तरीके से जो लैंड के डिस्प्यूट्स होते हैं, ये जो अरब के देश हैं, यूरोप के देश हैं, इनके डिस्प्यूट केवल लैंड तक, केवल इनके सोल्जर्स तक ही सीमित नहीं रहते। ये जब युद्ध में उतरते हैं तो पूरी तरीके से उतरते हैं, पूरा विनाश करते हैं, सर्वनाश करके रख देते हैं। जो कि आप देख रहे हैं गाजा पट्टी में, फोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, क्या स्थिति है वहां पर। और हम विचार नहीं कर सकते अगर हम ऐसी स्थिति में होते तो क्या करते। ये जो इजराइल है, इसकी पॉपुलेशन सबसे कम है इस समय पर, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, 1 करोड़ की पूरी तरीके से इसकी पॉपुलेशन है। हिस्ट्री में इन सब चीजों की शुरुआत होती है लगभग 1047 बीसी का जो ईयर था, उस समय से। यहाँ पर किंगडम ऑफ इजराइल के नाम से इसको जाना जाता था। यहाँ पर केवल ज्यूज रहा करते थे, और इसको जो राज करने वाला था वो थे किंग सोलोमन। साथ इसकी जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, वो जेरूसलेम ही थी उस समय पर। यानी कि इतिहास से जेरूसलेम ही थी, और इतिहास से ज्यूज ही वहां रहा करते थे। ये बात तो अभी तक क्लियर है। जो किंग सोलोमन थे, जाहिर सी बात है वो भी एक ज्यूज ही थे। उन्होंने पहला जो टेम्पल था, टेम्पल माउंट जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पर बनाया था उन्होंने, जो किंग सोलोमन थे उन्होंने बनवाया था। इसको उसी समय पर टेम्पल माउंट बोला जाता था। बाद में कुछ समय के बाद, लगभग 535 बीसी के आसपास, यहाँ पर एक दूसरे आक्रांता आते हैं, बोलते हैं बेबीलोनियन। बेबीलोन के आक्रांता थे, तो उन्होंने इसको तोड़वा दिया था। उसके बाद फिर कुछ समय बाद यहाँ पर पारसी आते हैं, यानी कि पर्शियन आते हैं। उन्होंने इस टेम्पल को दोबारा बनाया था, जिससे इस टेम्पल को सेकंड टेम्पल बोला जाने लगा था। इस जरिए फिर चलता है, फिर रोमन एम्पायर आ जाते हैं, वो सेकंड टेम्पल को भी तोड़वा देते हैं। और फिर उसके बाद एक और चीज होती है, रोमन एम्पायर जो था, जब तोड़वा रहा था सेकंड टेम्पल को, जो पर्शियन ने बनवाया था,
इसको तोड़वाते समय एक चीज का ध्यान लोग नहीं देते, वहां पर एक केवल एक दीवार बनी रह जाती है। और इस वॉल का महत्व आज भी है, क्यों है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इस समय पर देखिए क्या होता है, जो जीव होते हैं वो परेशान होकर भाग जाते हैं यूरोप की ओर, और यूरोप में जाकर बस जाते हैं। ये भागने का रीजन था इनका बहुत ज्यादा प्रताड़ना, इनको देना, परेशान करना और मारना। ये जूस है, इनके अत्याचार की कहानी, इनके ऊपर अत्याचार की कहानी यही शुरू हो जाती है। और आने वाले सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, यानी आधुनिक काल तक, इतिहास से आधुनिक काल तक, बीसी जो चल रहा है उससे लेकर एडी तक, 1945 जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, तब तक इनके ऊपर अत्याचार बने रहते हैं। और इसलिए ये चीज कही जाती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर अत्याचार, सबसे ज्यादा अगर परेशान किया गया है किसी जाति को, किसी धर्म को, तो वो ज्यूज यानी कि यहूदी। यहाँ पर जो परिवार गिने चुने कुछ बच जाते हैं इसराइल के अंदर, यहाँ पर वो क्या करते हैं, परिवार वहां पर अपना भरण पोषण के लिए जो उनको जैसे व्यवस्था मिलती है जीते हैं किसी तरह आश्रय पर, क्योंकि वहां पर सरवाइव करना बहुत ज्यादा उनके लिए मुश्किल हो रहा था। इन्हीं सब में एक फैमिली में एक बच्चा जन्म लेता है, जो कि ठीक हमारे गौतम बुद्ध की तरह अपने धर्म से हटकर एक कोई नया ज्ञान देने की कोशिश करता है लोगों को, और बोलता है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, और उनका उद्देश्य आगे बढ़ाता है, अपनी विचारधारा आगे बढ़ाता है। इस जगह हम आगे जाकर ईसा मसीह यानी कि जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। और ये बात सच है कि एक्चुअल में जो जीसस क्राइस्ट थे वो एक यहूदी घर में पैदा हुए थे, और उसके बाद उन्होंने उपदेश दिया था कि जब भी ये सारी चीजें होती है ना, तो ऐसे जो भी देश है इनकी मानसिकता भी इस टाइप की है कि इनको तकलीफ होती है कि हमारे धर्म के खिलाफ कोई कैसे बात कर रहा है, कोई हमारे धर्म से परे कैसे बात कर रहा है। वो समय भी राजा महाराजाओं के काल में था, सरकार सत्ता का तो कोई नाम था नहीं। उस समय पर बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ गई, इनकी जो जानकारियां थी, इनके जो उपदेश थे, उन्होंने जो भी चीजें बताई वहां के लोगों को, यहूदी जो एम्पायर था उनको इससे तकलीफ होने लगी। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा खराब हो गई कि इन्होंने जाकर जो यहूदी थे उन्होंने इनको भरे बाजार में जो क्रॉस होता है उसके ऊपर बांधकर कीलों से ढुकवा दिया था। हम सब ये बात जानते हैं। और जो ज्यूज हैं आज भी उनको इस चीज के लिए ब्लेम किया जाता है, जो क्रिश्चियनिटी है वो इस चीज के लिए इनको ब्लेम करती है। देखिए यहाँ से दो चीजें तो क्लियर है, ज्यूज हैं और जो क्रिश्चियन है, इन दोनों के लिए जेरूसलेम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि इसका नक्शा भी आज की डेट में कॉन्ट्रोवर्शियल है। लेकिन इन दो ही धर्मों की वजह से नहीं, दुनिया का जो तीसरा एक और बड़ा धर्म है जो कि मोहम्मदन है, मुस्लिम धर्म है, उनके लिए भी ये जो जगह है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लड़ाई जो है वो क्रिश्चियन, यहूदी और मोहम्मदन, मुस्लिम, तीन धर्मों के बीच में है जेरूसलेम के लिए। देखिए ये लड़ाई है वो इजराइल की जमीन या फिर फलस्तीन की जमीन है, गाजा पट्टी या वेस्ट बैंक, इन सबसे ज्यादा है जेरूसलेम के लिए। अगर आप मैप देखें तो जेरूसलेम का जो नक्शा है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है और पूरी तरीके से किसी के अंडर में नहीं है। यूएन ने भी इस पर जानकारी दी थी, हम आगे चर्चा करेंगे पूरी। तो जेरूसलेम में अभी तो इसके बाद जब ईसा मसीह की हत्या कर दी गई सारी चीजें सही चल रही थी, बट हुआ गया 306 बीसी आते आते करीब करीब यही साल था अंदाजे से। तो उस समय पर क्या था कि जो किंग मेलेनियस थे उनकी हो जाती है डेथ, और तत्काल इनके जो बेटे थे उनको बना दिया जाता है राजा। इस समय के बाद क्या होता है, जब इनको राजा बनाया जाता है, नाम था इनका कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट, इनको राजा बनाने के बाद इनको क्रिश्चियनिटी पसंद आ जाती है, क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लेते हैं। और जो पहले राजा थे जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया, उसको आगे बढ़ाया। क्योंकि ज्यूज की जो संख्या थी वो कम होती जा रही थी और वो वैसे ही वहाँ कम थे, लेकिन जो रीजन है वो राजा ने अगर क्रिश्चियनिटी में तब्दील अपना आपको कर लिया है, मानी सी बात है, जनसंख्या है वो भी राजा का अनुसरण करेगी, राजा के ही फॉलो में जाएगी, राजा को फॉलो करेगी। तो जो क्रिश्चियन थे उनकी संख्या बढ़ गई, धर्मांतरण बहुत बड़े लेवल पर हुआ। उसके बाद तकलीफ क्या हुई, जो यहूदी थे, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया आज तक उनको ब्लेम किया जाता है ईसा मसीह को मारने के लिए, तो यहूदियों का वहां पर फिर से जो है उनको परेशान किया जाने लगा। ये कहानी चलती रहेगी और उनको परेशान किया जाने लगा और उनको फिर से जो है वहाँ तकलीफ हुई, और फिर वो दुनिया भर में जहाँ उनको जीवन और खाना दो चीजें मिलती हैं वहां जाके वो रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको फिलहाल में इजराइल छोड़ के भागना नहीं पड़ता है। उस समय भागने के लिए सबसे बेस्ट जगह भागने और बसने के लिए इनके लिए यूरोप था। ये लोग यूरोप चले जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया यूरोप में पहले भी जो यहूदी थे वो चले गए थे, और इस समय भी यहूदी जो है यूरोप का ही रुख ज्यादा करते हैं। देखिए अभी जो राजा थे यहाँ पे जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था, उन्होंने इसी समय पर टेम्पल माउंट यानी कि सेकंड टेम्पल जिसको हम बोलते हैं, वॉल जो बची थी उससे लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक चर्च बनवाया, का नाम था चर्च ऑफ द होली सेपल्कर। तो आज की बात करें तो जो टेम्पल माउंट है उस एरिया को आज की डेट में ज्यूज कहते हैं टेम्पल माउंट, लेकिन जो मोमडन कम्युनिटी, जो मुस्लिम लोग हैं, वो उसको बोलते हैं हरम अल शरीफ। उनके ऐसा कहने का रीजन क्या है,
चर्चा करेंगे ये आगे। आगे चलकर एक साल आता है जिसने बहुत कुछ बदला यहाँ पर, 38 एडी। ठीक है, इस साल में क्या होता है कि जो रोमन एम्पायर यहाँ पर था, उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना ली, उन्हें बार बार होना पड़ेगा कि रोमन एम्पायर से कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जो सेकंड थे, उन्होंने क्या किया कि युद्ध किया, लड़ाई की, वॉर की, और जो अरब की आर्मी थी उनसे हार गए, और अरब यानी कि जो मुस्लिम लोग थे वो वहां पर आ गए। और अब बारी आती है उस चीज की जहां से जेरूसलेम मुस्लिम लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कि डेट में भले ये लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उस समय पर जो आराम था इनको, जो मुस्लिम लोग थे जो वहां पर शासन कर रहे थे, उनके अंडर में यहूदियों को काफी आराम था। भले ही आज की डेट में सबसे बड़ी लड़ाई अरब यानी कि मोहम्मदन देशों से ही है, इजराइल की, वो विषय अलग है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बट अब चर्चा इस बात पे करते हैं कि जेरूसलेम मोहम्मदन लोगों के साथ भी क्यों इम्पोर्टेंस रखता है, यहूदी और क्रिश्चियनिटी के साथ साथ। इसके बाद क्या होता है, जो जो नए घर पर अरब के आक्रांता आए थे, उन्होंने यहाँ पर अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक भी बनवाया उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में टेम्पल माउंट और आपका जो चर्च ऑफ द होली सेपल्कर बना था वो थोड़ा दूर था, बट जो टेम्पल माउंट था उसके पास में ये दोनों चीजें फिर से बनवा दी जाती हैं रोमन एम्पायर के हटने के और अरब साम्राज्य के आने के बाद। एक मान्यता ऐसी भी है कि मोहम्मद साहब थे, वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर प्रेयर की थी, प्रार्थना की थी, तो वहां पर इसीलिए अलग मस्जिद को बना दिया गया था। और वहां से एक पत्थर पर एक पैर रखकर जन्नत की तरफ चले गए थे, तो वहां पर डोम ऑफ द रॉक बना दिया गया। देखिए अब जो तीनों चारों जगह है, यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड, डोम ऑफ द रॉक, चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, और जो एक और चीज बचती है वो है अलक्सा मस्जिद और टेम्पल माउंट। ये सारी चीजें लगभग 40 एकड़ के एरिया में है, और ये पूरा एरिया जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जेरूसलेम की लड़ाई का। सारी चीजों का यही मायने रखता है। इसी सब के पीछे जो मेन लड़ाई हो रही है, क्रिश्चियन यानी कि यूरोप के देश इतना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वो नाटो के थ्रू, अमेरिका के थ्रू इसराइल के समर्थन में है। लेकिन इसराइल और अरब देश, इनकी दुश्मनी इतनी ज्यादा है कि इसराइल किसी से भी किसी से भी बातचीत ही नहीं ढंग से करना चाहता। और वो ठीक भी है, क्योंकि अगर इसराइल यहाँ पर पावरफुल नहीं होगा, इसराइल जोर नहीं दिखाएगा, मुस्लिम कंट्री है जितनी भी है वो सब मिलके इसराइल को खत्म कर देंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं। यहूदियों को भागना जरूर पड़ा अपनी जान बचाने के लिए, कहीं भी भागे हो, कहीं भी बसे हो, चाहे इतनी पीढ़ियां निकल गई, लेकिन एक चीज थी वो कांस्टेंट थी, वो था इनका देश, इनकी जमीन, जिसे कभी नहीं भूलेंगे। और आज भी, आज की डेट में भी अगर कोई यहूदी पूरी दुनिया में प्रेयर करता है, पूरी दुनिया में प्रार्थना करता है अपने भगवान से, तो उसका मुंह एक दिशा के हिसाब से, जिस तरीके से हम हिंदू धर्म में उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा सारी चीज देख के करते हैं, उसी तरीके से दिशा के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से इनका मुंह, ये कहीं भी बैठे पूरी दुनिया में, जो वॉल है वहां पर, उस वॉल की तरफ होता है। ये मान्यता है यहूदियों की। आगे चलकर 1891 के साल में अरब देशों का भले यहाँ पर राज था, जो इसके एरिया है इसराइल में, बट पूरी दुनिया में जो यहूदी थे, मैंने आपको पहले ये बात बताई कि इनके मन में हमेशा से था कि वो जमीन हमारी है, वो जगह हमारी है, और एक इमोशनल भावना इनमें थी। पीढ़ी चाहे जितनी निकल गई हो, चाहे जितने लोग रहे हो, नहीं रहे हो, नए बच्चे पैदा हुए, सबके दिमाग में ये चीज क्लियर थी। और इस देश में देशभक्ति, देश के लिए कुछ करना अगर सीखना हो तो यहूदी बेस्ट उसका उदाहरण है। आप बहुत सारी चीजें ऐसी देखेंगे, आप अगर इसराइल कभी जाना हो या फोटो देखिएगा, तो वहां पर जो महिलाएं हैं वो काम भी करती हैं और AK-47 भी लगाए रहती हैं, क्योंकि देश के लिए केवल सैनिक का ही धर्म नहीं है लड़ना, हमारा भी धर्म ही है, उनका मानना है। पूरे दुनिया में कहीं भी यहूदी हो, इसराइल में समर्पित रहता है। ये चूंकि यूरोप में यहूदी सबसे ज्यादा चले गए थे, तो वहां पर मेजर जो धर्म है वो क्रिश्चियनिटी का है, उन सबके मन में इनके लिए बहुत ज्यादा टीस उठ रही थी, और वहां पर भी इनको बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था। उन्होंने उसके बाद क्या किया, एक मूवमेंट चलाया जिसको जियोनिज्म के नाम से जाना गया। जियोनिज्म जो था उसका सीधा पर्पज ये था कि उनको हमारा देश, हमारी जमीन, हमारी संस्कृति वापस चाहिए, यानी कि इसराइल की जमीन उनको वापस चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये सब चलता है, सारे मूवमेंट चलते चलते साल आता है 1913-14 का, और 1913-14 का साल इसी सब रंजिश में निकल जाता है। 1914 के साल में जब वर्ल्ड वॉर सर पे था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, तो जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में ये जो वर्ल्ड वॉर था चल रहा था, यहाँ पर जो ऑटोमन एम्पायर था वो आ गया था जर्मनी की साइड। अब जो ब्रिटेन था, इसके मन में ये चीज यहाँ पर कहीं ना कहीं की गवर्नमेंट थी, इनके जो ऑफिसर्स है, इनके मन में ये चीज आ रही थी कि जो रशिया और जो अमेरिका में जो ज्यूज जो वहां पर प्रेजेंट है, तो वहां पर वो इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं, इस चीज को एक तरीके से इस पे फाइनल निर्णय बना सकते हैं कि
जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो किसके साथ जाएगी। देखिए अब इस सब के लिए ब्रिटेन को चाहिए था जेविश का साथ, यानी कि यहूदियों का साथ चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया आगे चलकर कुछ चीजें ऐसी की जिससे कि जो ज्यूस थे उनके मन में एक सांत्वना जगे कि नहीं ब्रिटेन हमारे साथ है, ब्रिटेन हमको जगह दिलाएगा, मतलब निकालने के लिए जो उन्होंने किया। इस सब के लिए उन्होंने एक वेलफेयर भी बनाया जिसका नाम था वेलफेयर डिक्लेरेशन, और खुद जाकर ये चीज बोली इंटरनेशनली कि हम ज्यूस के साथ है, यहूदियों को उनका देश उनकी जमीन वापस मिलना चाहिए। अब यहाँ पे क्या था, ज्यूस का सपोर्ट जिनको था वो थे ब्रिटेन, यूएस यानी अमेरिका और यूएसएसआर सबके, और जर्मनी जिसको ऑटोमन एम्पायर का जो साथ था। ये दोनों अलग अलग होकर लड़ रहे थे अपनी जगह और एक दूसरे से ही लड़ रहे थे। अब इस सब के बाद 1918 आते आते जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, इसमें जीत होती है ब्रिटेन की, जिनके साथ यहूदी थे, यूएस था, यूएसएसआर था, ये सब एक साथ लड़े थे। और इसके बाद क्या होता है कि जो ऑटोमन एम्पायर था जो राज कर रहा था इजराइल के ऊपर, वहां से इसको हटाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को वहां स्टैब्लिश कर दिया जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके ऊपर राज करती है, यानी कि इजराइल में। सबके बाद जो डिक्लेरेशन था उसमें एक चीज जो उन्होंने लिख रखी थी ब्रिटेन वालों ने, उस चीज को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, और जो ज्यूस थे जो यहूदी थे उनको ले जाकर यूरोप से वापस फलस्तीन में जहां उनकी जगह थी वहां पर ले जाकर और उनको शिफ्ट करते हैं। इस सब में जो जनसंख्या थी मतलब बहुत सारे लोग थे, ज्यूस तो वहां आ रहे थे पहले से, जो वहां लोग थे उन सब के हिसाब से वहां पर व्यवस्था की जाती है और देखा जाता है किसकी कितनी जनसंख्या है। यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी फलस्तीन में वो थी अरब लोगों की, यानी कि मुस्लिम लोगों की। कि जो ज्यूस थे उनको ला ला कर जो बसाया जा रहा था फलस्तीन में वापस। तो यहाँ पर क्या था, जो अगल बगल के अरब देश थे उनको बिल्कुल ये चीज जम नहीं रही थी, और यहीं से खटास चालू हो जाती है, मन में खटास एक आ जाती है, क्योंकि उनके ब्रिटेन का तो इस पर्टिकुलर समय पर तो अभी कुछ होता नहीं है, क्योंकि इस समय पर जो अरब देश थे वो मुंह से केवल बोल रहे थे और प्रॉपरली उनका अपोजिशन कर रहे थे, और बहुत अच्छी तरीके से उनका विरोध चल रहा था कि इनको यहाँ नहीं लाना चाहिए, ये हमारा देश है, फलाना ढिमका जो भी होता है। और जो फलस्तीनी थे वो भी इनके विरोध में थे ही, एक जेन्युइन सी बात है। वहां पर फिर क्या हुआ उसके बाद, क्योंकि जो फंडिंग थी, इनके जो संगठन थे धार्मिक संगठन, वो सब इनकी भलाई के लिए फंडिंग कर रहे थे और यहाँ पर ये जमीन खरीद रहे थे उसी पैसे से। इसी सब के चलते 1878 का सेंसस होता है, उसके हिसाब से लगभग 5 लाख के करीब जो टोटल जनसंख्या थी वो थी फलस्तीन की। उसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा टोटल 30,000 भी यहूदी नहीं थे, और बाकी के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे अरब लोग थे, यानी कि मुस्लिम लोग थे। और आगे चलकर 1914-15 आते आते लगभग 90,000 के आसपास ज्यूस की यानी कि यहूदियों की जो पॉपुलेशन थी वो पहुंच गई थी, और ये जो फलस्तीनी लोग थे इनके ऊपर वो हावी हो रहे थे और वहां ज्यूस बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पर देखिए अंग्रेजों की एक नीति जिसे हम इंडियन बहुत अच्छी तरीके जानते हैं, इसको कहते हैं फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। यहाँ पे जाति के नाम पे उन्होंने गड़बड़ किया, वहां धर्म के नाम पे किया। अंग्रेजों की इनकी बहुत खास आदत रही है, ये तोड़ देते हैं, दिमाग से तोड़ते हैं, और जो संस्कृति है उसको खत्म कर देते हैं। लैंड से तोड़ो तो इंसान एक हो भी सकता है किसी तरीके से और दूसरी तरीके से अलग करे, लेकिन धर्म जाति के नाम पर जो मतभेद फैलाते हैं ये इनकी आदत है, और यही इन्होंने यहाँ पर भी किया। ये जो अरब देश थे क्योंकि अपोजिशन कर रहे थे ज्यूस के फलस्तीन में आने का, तो अरब से तो ये बातचीत करके चल रहे थे जो ब्रिटेन वाले थे कि नहीं कुछ नहीं बोलना है, जो भी उनका था कि हमें शांति चाहिए, ऐसी सारी बातें कर रहे थे। बट बाद में एक चीज पता पड़ती है, सुन्नियों के बीच में यहूदियों को वापस इसलिए भेज रहे थे क्योंकि वहां लड़ाई हो सके और उनका बिजनेस चल सके, उनके हथियार चल सके, उनका काम चल सके, उन्हें वाहवाही मिल सके, और उन्हें सबसे ज्यादा इन सारी चीजों से अच्छा लगता था ये सब कर। ये सब में अरब बहुत ज्यादा इन लोगों से बोलता रहा, ब्रिटेन के लोगों से बोलता रहा, जो भी ब्रिटेन में सत्ताधीश थे उन सबसे बातचीत करता रहा कि आप थोड़ा लिमिट कर दीजिए, कम कर दीजिए, इनको भेजना वहां तकलीफ हो रही। लेकिन ब्रिटिश जो लोग थे वो नहीं माने, ऐसा कुछ होता तो है नहीं, आगे चल के दिखता भी नहीं है। 1920 से 25 के बीच में आपको अगर मैं बताऊं तो लगभग 30 से 35,000 ज्यूस और यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर 1 लाख संख्या पार हो गई थी जो ज्यूस थे उनकी, और जो बाकी के अरब के लोग थे, मनमानी सी बात थी कि वहां पर खटास तो आना ही थी, और जो देश से उनकी भी खटास आ रही थी, अचानक से आगे लोग बस रहे थे, उनके लिए तकलीफ का विषय था। आगे चलकर 1926 तक पोलैंड से भी ज्यूज आते हैं और भी काफी सारे देशों से आते हैं। 50,000 ज्यूज यहाँ पर और आ जाते हैं अगले 2-3 साल में।
और 1936 आते आते 1,70,000 के करीब ज्यूज और वहां पर आ जाते हैं। ये ज्यूज जो थे उनके जाने का रीजन सिर्फ ब्रिटेन का दबाव और ब्रिटेन का साथ ही नहीं था। रीजन ये भी था कि आप जानते हैं क्रिश्चियनिटी में इनको बहुत बुरा माना जाता है। ईसा मसीह को मारने वाले यहूदी थे, उनको मारने का कारण यही था कि यहूदियों के बीच में वो अपना ज्ञान दे रहे थे, अपने धर्म की बात कर रहे थे। इस वजह से यूरोप, क्योंकि क्रिश्चियन वहां पर बाहुल शुरू से ही रहा है, आज भी है, तो वहां पर उनके साथ प्रताड़ना हो रही थी और ये ब्याज वगैरह का काम करते थे। क्रिश्चियनिटी में अच्छा नहीं माना जाता था। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी हिटलर, जो कि बहुत तेजी से वहां बन रहा था, बहुत तेजी से उसका वहां राइज हो रहा था, उनको भागना ही पड़ रहा था। और हिटलर सख्त नफरत करता था यहूदियों से, और उसका एक कहना भी था कि यहूदियों को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। बहुत अभद्र बोलता था, जो वीडियो में आपको नहीं बता सकता हूँ, आप जाके देख सकते हैं और भी जगह सुन सकते हैं। हिटलर तो इतनी ज्यादा नफरत करता था यहूदियों से कि एक जगह वो घर में छुपा था किसी यहूदी के, और उस यहूदी ने गवर्नमेंट को बता दिया था कि ये छुपा हुआ है। तो यहूदियों से उसको इतनी नफरत हो गई थी, जब उसके हाथ में सत्ता आई तो 60 लाख यहूदियों को उसने बंकर में बंद करा के जहरीली गैस छोड़ दी और अपने सामने ही मरवा दिया। दफनाने का भी रट्टा खत्म। तो आखिर करते क्या, उनको भागना पड़ता है और वो भागे वहां से। यहाँ भी उनके ऊपर अत्याचार हो ही रहा है। वीडियो की शुरुआत से ही हमें जान रहा है, कहानी की शुरुआत से भी हमें ये चीज जान रहा है, यहूदियों के ऊपर जो अत्याचार है शुरुआत से चलता आ रहा और वो कभी नहीं रुका है। और आज यहूदी इसका पूरा बदला पूरा करना है। और इसके ही चलते चलते जो है 1935 में ब्रिटेन में लॉ पास किया जाता है कि जो ज्यूज है नॉन ज्यूज से शादी कर ही नहीं सकते। इतनी सारी प्रताड़ना उनके साथ होती, उनकी जमीन जायदाद हर चीज उनकी छीन ली जाती थी। उनके साथ चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार हर चीज होती थी। वहां पर कोई ऐसा क्राइम नहीं था जो उसके साथ होता नहीं था, कि उनकी जो सिटीजनशिप थी, नागरिकता थी देश की, वो भी उनकी छीन ली जा रही थी। सब प्रताड़ना ने ज्यूज की जो तेजी थी, ज्यूज का जो फ्लो था फलस्तीन की तरफ, यानी कि इजराइल की तरफ वापस भागने के लिए, वो और ज्यादा बूस्ट हो जाता है और ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि फलस्तीन में यहूदी पॉपुलेशन और ज्यादा हो जाती है। अब इस सबके चलते चलते उस एरिया में जो ज्यूज की पॉपुलेशन थी वो अरब के पॉपुलेशन से भी ज्यादा हो गई। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बदलाव हो गया है किसी देश में। वहां से जो पहले लोग रह रहे हैं वहां और कहीं से लोग आ जाते हैं और इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वहां पर पॉपुलेशन जो मूल वहां के लोग हैं उनकी नहीं बचती। तो इसमें किसी की नहीं गलती है, ब्रिटेन वालों की गलती, इतिहास की, पुराने आक्रांताओं की। समझदारी रखनी चाहिए थी, मगर वो संभव नहीं था कहीं से भी। देखिए, अब हिटलर का जो राइज था वो हो गया था 1939 में। वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से हम आज भी जानते हैं। यहाँ पर फिर से वही होता है, जर्मनी अपना अलग से था, तो अरब देशों ने सपोर्ट किया था। इस तरफ देखें तो यूएसएसआर, इन दोनों ने सपोर्ट किया था ब्रिटेन को। साथ ही जो जूस थे उन्होंने भी दोबारा से ब्रिटेन को सपोर्ट किया था। ये यहाँ पर जो जूस है, यानी कि जो यहूदी है, वो इतने ज्यादा होशियार है, इतने ज्यादा उनके पास दिमाग है जिसकी किसी भी तरीके से गणना नहीं की जा सकती, कैलकुलेशन या फिर कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। रीजन कोई नहीं जानता इसका। ये अपने अस्तित्व की लड़ाई यहाँ भी लड़ रहे थे, अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे थे, और उनको मौका बहुत अच्छा मिल गया था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इसमें जो हमारा दुश्मन है जर्मनी, उसके खिलाफ हम लड़ सकते हैं। और उन्होंने लड़ा हिटलर के खिलाफ, यूएसएसआर इन सभी के साथ उसने लड़ाई की। और यहूदियों की खास बात शुरू से रही, कोई लड़ाई कभी वो हारे नहीं, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई वो हमेशा लड़ते रहे। तो उन्होंने इसमें जर्मनी को हरा दिया। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद तो सारे के सारे देश थे, ये मिलकर एक ऐसे मंच, एक ऐसे संगठन का जो है निर्माण करते हैं, उसको बनाते हैं, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते हैं, यूएन के नाम से जानते हैं। इसके जो बनाने का रीजन था, वो रीजन सिर्फ ये था कि पूरी दुनिया में शांति बनाई जा सके, क्योंकि अगर शांति नहीं रहेगी तकलीफ होगी, सब देश आपस में लड़ेंगे। और एक ऐसा मंच बनाया जा सके जिसकी बात सब के सब माने, सारे देश माने, और जो सारे देशों के बीच एक बातचीत कराए, सामंजस्य बैठाए और क्लैरिफिकेशन रखे कि कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, ये उनके पास बातचीत क्लियर रहे। जो विवाद है इन देशों के बीच में उसको सॉल्व किया जा सके। वो बात अलग है कि आज तक बहुत सारे विवाद जो पड़े हुए हैं इंडिया में, जो पाकिस्तान इंडिया के जम्मू कश्मीर का विवाद है वो भी आज तक पड़ा हुआ है। खैर, इनका जो विवाद था वो इजराइल पैलेस्टीन का था, उस पर हम बात करते हैं। देखिए, जनरल सी बात है कि जो वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो जो लोग जीते थे उनके जीतने का ही वहां पर वर्चस्व था, उन्हीं लोगों का उस यूएन में वर्चस्व था। किसी न किसी देश के नागरिक तो वहां बैठेंगे। अब मानी सी बात है कि जो ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसएसआर, जो समय पर था, जो रशिया है,
इन सब की ही वहां पर तूती बोलेगी, यही सब वहां बात करेंगे क्योंकि ये जीते थे और इन्हीं के हाथ में सत्ता रहेगी, यही पूरी दुनिया पर राज करेंगे एक तरीके से था। बहरहाल यूएन की जो स्थापना है वो कर दी जाती है। 1947 आते आते यूएन में ये बात क्लियर करी गई, जो बेल्फोर डिक्लेरेशन था उसमें एक चीज क्लियर कर दी गई, उसके हिसाब से ये चीज बताई गई कि अब ज्यूज को अपने हिसाब से वहां देखना चाहिए और यूएन को देखना चाहिए। जो ब्रिटेन है वो इसे मध्यस्थता छोड़ देगा क्योंकि ज्यूज ने उनका इतना साथ दिया था, उनको उसका रिवॉर्ड मिलना ही था, उनको अपने देश को वापस दे देना चाहिए, वहां उनको फंसा देना चाहिए। इस चीज का वहां पर क्लैरिफिकेशन दे दिया गया और यूएन ने अब इस चीज की कमान अपने हाथ में ले ली थी कि ज्यूज को उनका देश दिया जाएगा। वहां क्लियर बोली कि जो 1/3 पॉपुलेशन है फिलिस्तीन के अंदर वो ज्यूज है और जो 2/3 पॉपुलेशन है वो अरब लोगों की है। टोटल लैंड है उसका 6% ही ज्यूज के पास है, सबके बावजूद भी कि वहाँ 2/3 पॉपुलेशन अरब है, 1/3 पॉपुलेशन ज्यूज है। यहाँ पर सिर्फ एक सोल्यूशन निकलता है, उस सोल्यूशन को बोला गया फिलिस्तीनियन में ज्यूज है तो जेरूसलेम है, तो जेरूसलेम को अलग कर देना चाहिए, यूएन के कंट्रोल में रखना चाहिए, ज्यूज को इजराइल नाम का एक अलग देश दे देना चाहिए और फिलिस्तीनियंस को फलस्तीन नाम का एक अलग देश दे देना चाहिए। यहाँ पर सारे के सारे जो भी देश थे 11-11 उन सभी देशों ने वोटिंग की, क्योंकि वोटिंग से ही निर्णय पास होता है, वोटिंग से ही डिसीजन पास होता है जो यूएन है उसके अंदर। तो यहाँ पर जितने भी देश थे इनमें नॉन मुस्लिम देश केवल इंडिया था जिसने खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन किया था और कहा था कि फिलिस्तीनियंस को वहां रहना चाहिए, उन्हीं की वो जगह है, और नो की तरफ गया था। लेकिन चूंकि इंडिया अकेले ही था, बाकी सारे देश थे, तो इसको क्लियर कर दिया जाता है और यूएन के कंट्रोल में दे दिया जाता है। जो जेरूसलेम है उसको फिलिस्तीन बनाकर फिलिस्तीनीज को दे दिया जाता है, इजराइल बनाकर ये उर्दू को दे दिया जाता है। इस सब के बाद यूएन ने एक बहुत अटपटा सा और बहुत ज्यादा एक निर्णय दिया, सरप्राइजिंग एक डिसीजन दिया जिसके अंदर उन्होंने इस चीज को क्लियर किया। जो मैप आप देख रहे हैं ये बंटवारे के पहले का है और अब ये जो मैप आप देख रहे हैं बंटवारे के बाद का है। फिलिस्तीन का बंटवारा कर दिया गया, तितर बितर कर दिया गया, वहां रहते हुए जो लोग थे उन सभी को, और इजराइल को दे दी गई जगह और फिलिस्तीन को भी दे दी गई जगह, वो अलग जगह दी गई, इजराइल को अलग जगह दी गई वहीं पर, और उसी सब में बंटवारा करके जेरूसलेम को यूएन के अंडर में पूरी तरीके से दे दिया गया। 1947 में इस चीज को क्लियर कर दिया गया था। तो अटपटा इसलिए था क्योंकि बहुत से एरिया उनको वो भी दे दिए गए थे, जो ज्यूज थे, जहां पर ज्यूज पॉपुलेशन नहीं थी वो एरिया भी यहूदियों को दे दिए गए थे यूएन के द्वारा। देखिए इस सब के बाद जो डिक्लेरेशन हो जाता है, जब उनको जमीन मिल जाती है, इसके बाद जो ब्रिटिश एम्पायर वहां राज कर रहा था बंटवारा कराने के बाद वहां छोड़ के चले जाते हैं, और जैसे ही वो जाते हैं 1 या 2 दिन के अंदर ही जो अरब देश हैं, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, ये सारे जो देश हैं इन्होंने मिलकर इसराइल के ऊपर आक्रमण कर दिया। पूरी दुनिया को एक क्लियर था, मानी सी बात है कि जो आके अभी बसे हैं लोग, अभी अभी वहां से कोई गया हुआ है जो राज कर रहा था और उस पर हमला कर दिया इतने सारे देशों ने, इसराइल हार जाएगा इस बात की कहीं कोई दुराह नहीं थी, सबको विश्वास था। मगर फिर से एक ऐसी चीज होती है क्योंकि इतिहास है यहूदियों को कभी हारे नहीं, पता नहीं क्या उनके पास ऐसी चीज है, उन्होंने सारे देशों को अकेले ही हरा दिया और इतनी जमीन एक्स्ट्रा कब्जा ली जितनी उनको यूएन ने भी नहीं दी। इस सबसे बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उनका जो दाव था जो परेशान करने के लिए जा रहे थे, कहते हैं गढ़ा जो खोदता है वो खुद ही उस गड़े में गिरता है, वो गिर गए जाकर गड़े में, उनको अपनी काफी सारी जमीन गंवाना पड़ी और इजराइल ने कब्जा कर ली, जितनी जमीन उसके पास थी उससे ज्यादा कब्जा कर ली। और इस सब का प्रभाव ये हुआ कि वेस्ट बैंक को छोड़कर जो फलस्तीन का एरिया दिया था वो फलस्तीन के एरिया को भी ज्यूज ने कब्जा कर लिया और अपने अंडर में कर लिया, इजराइल में मिला लिया। बाद में गाजा पट्टी एंड में बच जाती है और वेस्ट बैंक बच जाता है। अब 1950 आते आते इजराइल ने एक लॉ पास किया, इसको लॉ ऑफ रिटर्न का नाम दिया गया। इस लॉ ऑफ रिटर्न के मुताबिक इजराइल पूरी दुनिया में इस चीज का घोषणा एक तरीके से करवा देता है, अनाउंसमेंट करवा देता है। पूरी दुनिया में जो भी इजराइल जहां भी इजराइल का व्यक्ति यानी कि जो भी यहूदी है कहीं भी भागा है, कहीं भी किसी भी मजबूरी में उसके पूर्वज भागे हो, तो वो वापस आकर इजराइल की नागरिकता ले सकता है, कभी भी आ सकता है, कभी भी आकर यहाँ रह सकता है, उसको यहाँ जगह दी जाएगी, सारी व्यवस्था की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसका देश है और यहीं की नागरिकता ले सकता है। देखिए सबके बाद जो विवाद है वो निकलता है स्विस कनाल, जिसको हम जानते हैं समुद्री रास्ता है इजिप्ट और इजराइल की सीमाओं के जो भू सीमा है, जो लैंड के बीच का जो स्विस कनाल है, यूरोप को एशिया से बहुत अच्छी तरह वेल कनेक्ट करता है और आसानी से जो जहाज है समुद्री स्विस कनाल से आ जाते हैं। इस स्विस कनाल को फ्रांस और इजिप्ट की गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया था। ये पैसा तो लगाया था फ्रांस की एक कंपनी और इजिप्ट की कंपनी ने, लेकिन
1875 के आसपास इजिप्ट में जो क्राइसिस होते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, उसके चलते इनको जिस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट दिया था फ्रांस के साथ साथ सुएज कैनाल बनाने में, उस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो बेचना पड़ते हैं इनको। और इसी रीजन की वजह से वो कंपनी जो थी वो ब्रिटिश की थी, यानी कि ब्रिटेन की थी। तो जो ब्रिटिश सरकार थी और जो फ्रांस सरकार थी, इन दोनों के बीच में अब शेयर्स तो आ गए थे और इन दोनों के अंडर में सुएज कैनाल चलती थी। देखिए आगे चलकर एक सन आता है, एक साल आता है, इस साल का नंबर था 1956। वहां पर एक नासिर करके वहां के लीडर थे, जो कि इजिप्ट के लीडर थे। वो कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिसकी वजह से इजिप्ट को फायदा देने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, जो नासिर थे उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि जो इजिप्ट है उसकी जमीन पर ही बना हुआ है, क्योंकि जो सुएज कैनाल है दोनों तरफ इजिप्ट था उस समय पर। तो जो इस तरफ वाला इजिप्ट था वो इजिप्ट, उन्होंने उसका एक बैलेंस लिया, एक उसका स्टैंड लिया कि जो है ये जो कैनाल है इजिप्ट के बीच से निकलता है, इजिप्ट की जमीन से निकलता है, इजिप्ट का इस पर अधिकार होगा और कोई भी इसमें बीच में ना बोले। देखिए अब चूंकि यूके और फ्रांस दोनों ने इस पर पैसा लगाया हुआ था, दोनों ने बहुत सारी वार्तालाप की, समझाया, कन्वर्सेशन की। नासिर अपनी ठस बुद्धि के चलते इस बात को नहीं माने और उनका झुकाव अरब देशों के साथ था, अरब देशों के साथ उनका मिलना जुलना बहुत ज्यादा था। इस वजह से उन्होंने इसराइल को नफरत करते हुए इसराइल से और इसराइल को वहां बैन कर दिया, वहां आने के लिए टोटली मना कर दिया। इसराइल अपना सामान कहीं से भी निकाल नहीं पा रहा था। रिजल्ट में इसराइल ने यूके, फ्रांस, इन दोनों देशों के साथ मिलकर इजिप्ट के ऊपर हमला कर दिया और जो इस साइड वाला एरिया था इजिप्ट का वो पूरा ले लिया और उस इजिप्ट को लेकर सुएज कैनाल को अपना आधिपत्य जमा लिया। 1956-57 के आसपास जो यूएन था वो इस चीज में आ जाता है और इसराइल से कन्वर्सेशन करता है, नेगोशिएशन करता है। इसराइल लैंड तो लौटा देता है इजिप्ट का, बट एक चीज क्लियरली वहां पर एक रिटन एग्रीमेंट में बताई जाती है यूएन को इसराइल के द्वारा कि देखिए इस क्षेत्र में इसराइल को आने से कभी भी रोका नहीं जाएगा और इसराइल से कोई भी आगे से बहसबाजी या कोई भी बेमतलब का काम इसराइल के साथ नहीं किया जाएगा। देखिए ये सब हो जाता है और यूके फ्रांस वहां से लौट जाते हैं क्योंकि उनका पैसा लगा था, फिर उनको उसके रिजल्ट में कुछ बहुत सारा नहीं मिला था और वो प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरी तरफ यहाँ पर पीएलओ का निर्माण होता है जिसको फलस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। वो अरब देश फिलिस्तीन में मिलकर करते हैं, सभी एक दूसरे के साथ मिलकर इस चीज का डिसीजन लेते हैं कि पीएलओ यानी कि फिलिस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएंगे। देखिए जो इजिप्ट पर अटैक किया था इजराइल ने, नासिर इस चीज से इतना ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि 1966, 67 और 68 के सालों में इन्होंने जो अरब देश हैं उन सभी के साथ मिलकर, इनकी जो कि पीएलओ ऑर्गेनाइजेशन तब तक बन चुकी थी, अच्छी खासी पावरफुल पोजीशन में थी। पीएलओ ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक जो मोटिव था वो ये था कि जमीन वापस दिलाना फिलिस्तीन को, फिलिस्तीन को जमीन दिलाने के साथ साथ उनकी संस्कृति और उनको रिप्रेजेंटेट करना, क्योंकि आर्मी भी इनके पास थी और एक तरीके से पॉलिटिकल आर्मी, दोनों तरीकों से दोनों लेवल पर फिलिस्तीन और अरब देशों के रिप्रेजेंटेटिव थे, मेनली फिलिस्तीन के थे। आगे चलकर जो नासिर थे उन्होंने स्टेट्स ऑफ तेहरान को अरब देशों की मदद से बंद कर दिया, जहां से इजराइल अपना सामान भिजवाया करता था, अभी भिजवाता है। और देखिए यहाँ पर इजराइल के खिलाफ नासिर ने पूरी रणनीति, पूरा प्लान बना दिया था। कहीं से कोई भी उम्मीद ही नहीं थी कि इजराइल इसमें जीत सकता है या इजराइल इसमें सर्वाइव भी कर सकता है। कारण ये था कि इन्होंने पूरी चारों तरफ से इजराइल की जो है फील्डिंग लगा के रखी थी, सारे अरब देश एक साथ होकर, क्योंकि इनको पता था स्टेट ऑफ तेहरान अगर इन्होंने बंद किया है तो इजराइल इस पर चुप नहीं बैठेगा, अटैक जरूर करेगा। और पता नहीं इजराइल फिर से कैसे जीत गया, इतिहास ही उनका, क्योंकि मैंने बताया रहा है कि वो कोई भी लड़ाई कभी हारते ही नहीं और इस तरीके से जीतते हैं सब एस्टोनिश हो जाते हैं, एकदम चकाचौंध मच जाती है और चौंक जाते हैं लोग कि कैसे पॉसिबल हुआ। इजराइल वहां भी जीत गया, मात्र एक हफ्ते के अंदर ही इजराइल ने पूरे के पूरे जितने भी अरब देश थे सबको घुटनों पे ला के खड़ा कर दिया और उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसका रिजल्ट ये होता है कि इजिप्ट का जो एरिया था इजराइल ने फिर से कब्जा कर लिया और अब छोड़ने का मूड भी नहीं था। देखिए उसके बाद क्या, इजिप्ट का एरिया तो यूएन फिर से बीच में आकर ले लेता है, वापस दे देता है, लेकिन जो वेस्ट बैंक था और जो उनका गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप वाला एरिया था, उस सबको इजराइल ही कंट्रोल करता है, वो वापस नहीं दिया जाता और उसको जो है इजिप्ट को वापस कर दिया जाता है। देखिए इस सब के बाद 1969-1970 के दौर के बीच इसमें जो है पीएलओ और इजराइल के बीच में आमने सामने लड़ाइयां होती हैं,
जो अरब देश थे वो बैकफुट पर आ जाते, क्योंकि जो यासिर अराफात थे पीएलओ के चीफ थे उस समय पर, उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी थी कि पीएलओ इसराइल के खिलाफ ही काम करेगा और सामने से करेगा। अभी तक तो पीछे से काम कर रहे थे, लेकिन अब वो सामने से काम करेगा, आर्मी के थ्रू करेगा, अटैक्स करेगा, क्लियरली लड़ेंगे, मतलब युद्ध होता रहेगा जब तक हमारा लैंड हमको नहीं मिल जाता। उस समय तक क्या हुआ था, क्योंकि जो अरब देश थे वो इन सभी के साथ थे, फलस्तीन के साथ थे। दूसरी चीज ये थी कि 1973 आते आते उसके पहले भी काफी सारे अटैक्स पीएलओ ने इसराइल के ऊपर कर दिए थे, उनके सैन्य बेसिस पे, उनके आम जनमानस पे, आम लोगों पे, पॉपुलेशन के अंदर कहीं भी वो जहां मौका मिलता वो उन पर हमला करते रहते थे। अब इसके बाद क्या होता है, जो अरब देश के उनके मिले हुए थे और अरब देशों में तेल निकलने वाला था, तेल पूरी दुनिया में वो बेच रहे थे, तेल पे पूरी दुनिया उसमें डिपेंड थी। तो जो भी इसराइल का साथ देगा, इनको जो भी सपोर्ट करेगा उसको हम तेल नहीं देंगे, ये अरब देशों ने क्लियरली बोल दिया था। और अगर अरब देशों ने ये चीजें क्लियर बोल दी हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत इसराइल को होने की संभावना बनती थी। देखिए, अब पीएलओ को दिमाग में ये चीज आ रही थी कि इसराइल से जीतना बहुत मुश्किल काम है, आज भी है, आज तो लगभग नामुमकिन है, लेकिन उस समय पर भी इतना ज्यादा मुश्किल काम था, ये पीएलओ को काफी देर बाद समझ में आया। और पीएलओ ने अब हाईजैक भी करना शुरू कर दिए, तो प्लेन्स हाईजैक किए लगभग 1967-68 यानी कि 1967-68 से लेकर 1978 और 80 के बीच में इन्होंने लगभग 30 प्लेन्स इसराइल की हाईजैक किए। 1972 में जो 5 फलस्तीनी थे जर्मनी में इसराइल के जो ओलंपिक के खिलाड़ी वगैरह थे उनके ऊपर हमला कर दिया था, ये यहूदी थे। इसराइल में कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से परेशान तो था, इसमें कोई दो राह नहीं है, और इसराइल को ये चीज बिल्कुल समझ में आ रही थी, क्योंकि जो यासिर अराफात थे पीएलओ के चीफ, उनको मीटिंग्स में बुलाया जाता था, यूएन में बुलाया जाने लगा, और पीएलओ को पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे एक बेस मिल गया, एक मंच मिल गया, नाम मिल गया अपनी बात कहने के लिए, और उनकी बात सुनी भी जाने लगी क्योंकि वो लाइमलाइट में आ गए थे इन सारे अटैक्स के थ्रू। ये इसराइल ने कुछ समय बाद इसी सब परेशानी के चलते लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया और लगभग 18 से 20 हजार जान वहां पर गई। लेबनान पर अटैक करने का इसराइल का सीधा सीधा रीजन ये था क्योंकि लेबनान में पीएलओ के जो बसे हुए थे वो सारे के सारे वहां पर बहुत ज्यादा लोग थे, पीएलओ भी इतने भी सदस्य वहां पे बहुत थे, और नसरल्ला को भी अभी लेटेस्ट ही मारा, वो भी शायद लेबनान में ही मारा, ऐसी जगहों पर मारा, और बंकर में मारा, जमीन के अंदर कई फीट अंदर थे, ऊपर बम गिरा के उनको मार डाला। आप सोचिए इसराइल के पास क्या टेक्नोलॉजी है उस समय पर। देखिए, सबके बाद पीएलओ हो गया कमजोर, क्योंकि 18 से 20 हजार इंसान अगर मरेंगे तो आप जानते हैं कोई भी संगठन हो, कोई भी देश हो, कमजोर हो ही जाता है। और उसके बाद जो इसराइल था उनसे नेगोशिएशन चालू होता है, और पीएलओ सीधी पटरी पर आने की कोशिश करता है कि हमको जो जगह हमको बताई गई थी, जगह यूएन ने दी थी, वही वापस मिल जाए, भागते भूत की लंगोट सही वो कहावत है। लेकिन अब इसराइल वो भी करने से मना कर देता है, इसराइल साफ कर देता है कि वी विल नॉट नेगोशिएट एट ऑल, और हम अब 1 इंच भी भूमि नहीं दे पाएंगे। कहीं ना कहीं इसराइल को इस चीज की जानकारी थी, इसराइल की दूरदर्शिता जो है उनकी ताकत रही है, और उसी वजह से इसराइल जहां है वो बना हुआ हमेशा बना रहेगा। मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन के आसपास कहानी है इसराइल से अब कुछ भी वापस ले पाना या यहूदियों पे दोबारा अत्याचार कर पाना, क्योंकि पूरी दुनिया में एक यहूदी पर भी अगर आपने आंख उठाकर देख लिया, कुछ कर दिया, तो इसराइल आपको नहीं छोड़ेगा, आप चाहे जो बने। हालांकि आगे चलकर इसराइल के मन में शायद कुछ बात आती है, और 1993 में उन्होंने वेस्ट बैंक और जो गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप थी, उनको फ्री करने की बात बोल दी कि हम वो वापस दे देंगे, और जो यासिर अराफात हैं पीएलओ के चीफ हैं, उनको वहां का हम प्रेसिडेंट या जो भी पद होगा वो बना देंगे, उनका हेड बना देंगे। देखिए, इस सब का जो भी अच्छी तरीके से पालन होना चाहिए था, जो भी इसका रूल लगना चाहिए था, सब कुछ लगता है, मगर सिर्फ कागज पर। इसराइल कुछ भी नहीं करता है, इसराइल ऑन लैंड कुछ भी नहीं करता है, और उल्टा फलस्तीन यानी कि जो गाजा पट्टी वेस्ट बैंक थी, वहां पर इसराइल की जिनके पास नागरिकता थी, जो यहूदी थे, उनको भेजता रहता और मानता नहीं है। और पीएलओ के ऊपर से विश्वास उठने लगता है यहाँ पर फिलिस्तीनियों का भी, और इसी सब के बाद एंट्री होती है हमास की, जो कि सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहा है पिछले 1.5-2 साल से। देखिए, यहाँ पर जो कि हमास बन चुका था, और हमास की सीधी रणनीति ये थी कि पीएलओ ने शुरुआत में सामने देखकर, सामने से आमने सामने लड़कर देख लिया, इसराइल से वैसे तो लड़ना पॉसिबल नहीं था, लेकिन इनको जानकारी नहीं थी कि इसराइल बैकफुट उससे ज्यादा अच्छा खिलाड़ी है। वो बात है ना
कि इसराइल अगर सामने इतना अच्छा लड़ता है तो इसराइल बैक पे बहुत अच्छा लड़ता है। आपने देखा होगा चाहे पेजर अटैक्स हो, चाहे किसी भी तरीके के जासूसी हो, इसराइल के पास हर चीज का जवाब हर तरीके से है। इस सब में पीएलओ हो और या फिर जो इसराइल हो, यहाँ से कोई भी लीडर अगर पीस की बात करे तो उसके लिए वो मौत के समान था। यानी कि वो पीस की बात पब्लिक सुनना ही नहीं चाहती थी, चाहे वो इसराइल की पब्लिक हो, चाहे वो फिलिस्तीन है, गाजा पट्टी वेस्ट बैंक की पब्लिक हो, दोनों उस चीज को सुनना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि इसराइल के प्रधानमंत्री की हत्या भी करा दी जाती है। क्या नाम था, रिज़ाक राबिन, इन्होंने पीस की बात की थी। यहाँ पर पीएलओ के वीक होने का एक रीजन था। पीएलओ पीस की बात करता था तो पीएलओ को लोगों का समर्थन मिल नहीं रहा था। हमास गुरिल्ला वॉर कर रहा था, पीछे से वार कर रहा था और लोगों का समर्थन उनको मिल रहा था, क्योंकि लोग भी अब समझ चुके थे कि हमको क्या करना है। उसके बाद हमास आए दिन अटैक करता रहता था, हमास अटैक करता था। इसराइल ने भी कुछ बार 4-6 बार अटैक किए। हमास क्या करता था, कोई भी इंसान मिले वहां का उसे मार देता था और आम तरीके से घुस जाता था, इसराइली लोगों को, यहूदियों को मार देता था। लेकिन इस समय जो स्थिति है वो इतनी बुरी कर दी है इसराइल ने, वहां पे बच्चे रो भिलक रहे हैं। बच्चे क्या, हर चीज वहां पर, मतलब कुछ भी अवेलेबल नहीं है। कुछ समय पहले बताते हैं वहां पे ड्रोन के थ्रू, हेलीकॉप्टर के थ्रू वहां पे खाना भिजवाया गया है, वो भी केवल इंसान जिंदा रह सके उतना। और इसराइल ने अब तो सब क्लियर भी कर दिया है कि हम वहां कब्जा कर लेंगे और इसराइल वापस अब गाजा पट्टी पे कब्जा करने वाला है। कोई वहां नहीं बचेगा, कोई न्यूज मीडिया ये नहीं बता रही और कोई भी इस चीज को ज्यादा नहीं बताएगा। आप अगर इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप द हिंदू में देख सकते हैं, गिने चुने मीडिया चैनल्स पर देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा मीडिया चैनल इस चीज को बता नहीं ना, कुछ बाहर आने ही नहीं दिया जा रहा है वहां से। ये सब में क्या सही है क्या गलत, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट इंडिया का जो स्टैंड है वो स्टैंड शुरू से ही मिक्स रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि फलस्तीनियों की जो जमीन है उस पर इजराइल कब्जा करके बैठा, और महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि जिस तरीके से जो यूरोप है, इंग्लैंड है, वो इंग्लिश लोगों का है, फ्रांस है वो फ्रेंच का है, तरीके से फलस्तीन जो है वो अरबों का है। वहीं दूसरी तरफ अगर इसराइल ये मारकाट ना मचाए, ये सारी चीजें ना करे, तो इसराइल का अपना अस्तित्व फिर से खतरे में पड़ जाएगा। इसमें कहीं से भी देखिए, किसी को आप सही नहीं कह सकते, किसी को आप गलत नहीं कह सकते। इसराइल अगर आज सब कुछ छोड़ दे, कहीं और चला जाए, तो वहां यहूदियों को मारा जाएगा, उनको वहां काट दिया जाएगा। वो सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको ये चीज पता है अगर हम कमजोर पड़े, हम जरा से भी नरम हुए तो हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा, हमको सब मार देंगे। इसलिए अमेरिका अमेरिका हर चीज उनके सपोर्ट में है, मॉरली वो आगे हैं, टेक्निकली वो आगे, हर चीज में आगे हैं, उनसे निपटना संभव नहीं है। इंडिया का स्टैंड यहाँ पर मिक्स रहा है। सुषमा स्वराज जी ने क्या बोला मैं शुरुआत में आपको बता चुका हूँ, मोदी जी भी वहां गए थे, सारी बातें हम कर चुके हैं। आगे क्या होगा हमें जानकारी नहीं है। 2017 में इसराइल जाने वाले पहले प्रधानमंत्री भी बने थे, उसी समय सुषमा स्वराज जी ने भी ये बात बोली थी, इंडिया का जो स्टैंड है वो फलस्तीन के ऊपर कभी बदलेगा नहीं। और मोदी जी 2018 में रमल्ला भी गए थे, जो वेस्ट बैंक में एक शहर है, तो यासिर अराफात जो है उनको भी श्रद्धांजलि दी थी, जो कि पीएलओ के चीफ रह चुके थे। जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है ना, इसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ भी म्यूचुअल नहीं होता है। यहाँ पर हमारे लिए अरब भी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इसराइल भी इम्पोर्टेंट है। टेक्निकली इसराइल इम्पोर्टेंट है और हमारे ईंधन संसाधनों के लिए, व्हीकल्स के लिए और सारी चीजों के लिए, तेल के लिए अरब इम्पोर्टेंट है। तो कुछ भी सही या गलत नहीं है, भारत को जिस चीज पर सही लगता है वहाँ अपना स्टैंड रखता है, और हम जो इंडिया की जनता है वो भी उसी हिसाब से काम करते हैं, जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट काम करती है। तो ये हमारा वीडियो था, हमने सब पे चर्चा की, आगे चल के और सारे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, आराम कीजिए, अभी मैं भी आराम करता हूँ, बाय।